ये एक और क्लासिक एग्जाम्पल दिखता है आपको कि कितना इनकॉम्पिटेंट है सरकार और मुख्यमंत्री और उनके बेटे कि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, उनको पता तक नहीं चला, उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे करीबी आदमी चले गए राज्य छोड़कर, और एक ना आधे 37-38 लोग चले गए और आप सो रहे हैं। 140 करोड़ लोग हैं, सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग आपके राज्य में होते हैं, वहां पर आपको काम करना है। कोरोना में आपने काम नहीं किया, आप सरकार में घर से बाहर नहीं निकले, दो मंत्री आपके जेल में हैं, आपके कमिश्नर का परेशानी हुई है, आपका सुपर कॉप जो था शिंदे वो एक जिलेटिन रॉड रखने के उसमें अंदर है, 100 करोड़ की फिरौती में अंदर है। 2.5 साल का यही आपका लेखा जोखा है। विधान परिषद के चुनाव में एमवीए का एक प्रत्याशी हारता है। उस प्रत्याशी के हारने के बाद एक समीक्षा बैठक बुलाई जाती है। उस समीक्षा बैठक में 35 विधायक अनुपस्थित होते हैं। उन 35 विधायकों से जब शिवसेना संपर्क साधती है तो वो विधायक उनकी संपर्क से बाहर थे। फिर पता चला कि वो विधायक बागी हो चुके हैं। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे शिवम त्यागी से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हो रही है। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक इस वक्त हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि सरकार अब है नहीं महाराष्ट्र में। जिस तरह की तमाम चीज़ें हैं, सियासी उठापटक एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ खिलाफ है, कुछ साथ में है, कुछ विरोध में है। इस समय महाविकास अघाड़ी के पास नहीं है नंबर्स, अल्पमत में सरकार जा चुकी है। आप कितना भी हंगामा करते रहें, कितने भी सिंपैथी बटोरने की कोशिश करते रहें, कितना भी आप ड्रामा करते रहें, लेकिन अब आपकी 2.5 साल की देश की सबसे करप्ट, 70 साल की 2.5 साल की किसी राज्य की सबसे करप्ट सरकार का अंत हो चुका है। अल्पमत में सरकार है, विधायक आपके पास है नहीं, सबके फोन बंद हैं, आप हताश हैं, निराश हैं, तो बेहतर यह है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब वही एक ऑप्शन आपके पास रह गया है, वही एक रास्ता आपके पास रह गया है। क्योंकि अब अगर नंबर होता तो आप इस तरह से हताश नहीं होते, नंबर होते तो एकनाथ शिंदे जी को आप नेता विधानसभा से हटा नहीं देते। नंबर अगर आपके पास होते तो शरद पवार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कल ये नहीं कहते कि वो उनका इंटरनल मामला, इंटरनल नहीं है जी, 3 पार्टियां मिलकर एक सरकार चला रही हैं जो कि गिर चुकी है। अब कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का ये कहना है, जो आस्थावादी हैं, कि शिवसेना एक हिंदुत्व का चेहरा लेकर बनी थी और आज शिवसेना बदल गई है। जो आस्थावादी लोग नहीं, आस्थावादी नहीं है तो रियलिटी है भाई। मुझे आपको एक बयान बाला साहब ठाकरे जी का ये दिखा दीजिए जो हिंदुत्व के अगेंस्ट रहा हो। बाला साहब ठाकरे की कोई आइडियोलॉजी में कहीं अभी डिफरेंस आपने कभी देखा हो? कभी उन्होंने पार्टी बनाते वक्त से इसका शिवसेना का निर्माण करते वक्त और उसके बाद में जितनी भी लंबी जर्नी रही हो, राम मंदिर को सबसे ज़्यादा खुलकर बोलने वालों में से वो एक थे, और मथुरा को खुलकर बोलने वालों में से वो एक थे। कोई अगर दिक्कत होती थी, अमरनाथ पर कोई हमला करता था यात्रा के दौरान, तो उस पर बोलने वाले वो सबसे एक थे। और आज एक ज़माने में शिवसेना का मुख्यमंत्री होते हुए हर एक मुद्दे पर चुप्पी, तो एक जो शिवसेना का कार्यकर्ता है, जो शिव सैनिक है, वो कितना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा। जो विधायक आज सूरत या गुवाहाटी में हैं, उनको अब से 2.5 साल बाद उन्हीं जनता के बीच में जाना है। वो जानते हैं कि शिव सैनिक उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि वो उनकी विचारधारा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो जाहिर है उन्होंने वो रास्ता चुना जो शिवसेना का रास्ता था, जो राष्ट्रवाद का रास्ता था, जो हिंदुत्व का रास्ता था, और यही रास्ता था जो बाला साहब ठाकरे का रास्ता था। संजय राउत का कहना है कि अगवा कर लिए गए, हमारे विधायकों को अगवा कर लिया गया। नहीं, मैंने तो ये पढ़ा है सोशल मीडिया पर पे अगवा नहीं, भगवा हो गए हैं वो सारे विधायक। क्योंकि अगवा कोई, एक चीज़ बताइए, मैं आपको पकड़ कर लेकर जाऊँ आपके राज्य से जहाँ के आप विधायक हैं, क्या ये संभव है? आप बताइए, क्या संभव है? आप एयरपोर्ट पे गए होंगे, आप वहाँ से निकले होंगे, आप एयरपोर्ट पे टिकट लिए होंगे, सिक्योरिटी चेक कराए होंगे, अंदर गए होंगे, जेट में बैठे होंगे और वहाँ पर पहुँचे होंगे। आप विधायक हैं वहाँ के, पुलिस आपकी, सरकार आपकी है, पुलिस आपके हाथ में है, आपको रोका नहीं गया। ये एक और क्लासिक एग्जाम्पल दिखता है आपको कि कितना इनकॉम्पिटेंट है सरकार और मुख्यमंत्री और उनके बेटे कि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, उनको पता तक नहीं चला, उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे करीबी आदमी चले गए राज्य छोड़कर, और एक ना आधे 37-38 लोग चले गए और आप सो रहे हैं, क्योंकि आप 3-3 घंटे काम करते हैं। सर, 3 घंटे की राजनीति नहीं है ये देश की। 140 करोड़ लोग हैं, सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग आपके राज्य में होते हैं, वहां पर आपको काम करना है। कोरोना में आपने काम नहीं किया, आप सरकार में घर से बाहर नहीं निकले, दो मंत्री आपके जेल में हैं, आपके कमिश्नर का परेशानी हुई है, आपका सुपर कॉप जो था, जो एक जिसको आप पूरी तरीके से रॉबिनहुड करके प्रोजेक्ट करते शिंदे, वो एक जिलेटिन रॉड रखने के उसमें अंदर है, 100 करोड़ की फिरौती में अंदर है। 2.5 साल का यही आपका लेखा जोखा है। वो इसलिए क्योंकि आप काम नहीं करते थे। जनता ऐसे मुख्यमंत्री को अब नहीं चाहती, शिव सैनिक भी नहीं चाहते, और शायद बाला साहब ठाकरे कहीं होंगे वो भी नहीं चाहते होंगे। देशमुख जी हैं जो विधायक हैं उनके, वो वापस आए हैं वहां से, सूरत से वापस आए हैं, तो क्या लगता है कि और कितने विधायक आ सकते हैं? मुझे लगता है वो भी कैसे आए मैं नहीं जानता। उन्होंने आकर कहा मुझे पकड़ लिया, मुझे हॉस्पिटल में ले गए। एक चीज़ बताइए, अपने राज्य की सरकार में मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मान लीजिए मुझे कोई उठा के
ज़बरदस्ती एयरपोर्ट ले जाएगा कि मेरी पुलिस के सामने सिक्योरिटी मेरे पास होगी, विधायक मैं हूँ, लोग मेरे पास, गनर मेरे पास, एयरपोर्ट पे पुलिस मेरी, सब कुछ मेरा, ज़बरदस्ती ले गए थे क्या? नहीं, आप अपनी मर्जी से गए थे। क्या वर्कआउट नहीं हुआ उनके लिए वो एक बात हो सकती है, या उद्धव जी से क्या उनका एंगल है वो तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो कैमरे पर बोला वो झूठ है। ज़बरदस्ती कोई किसी को एक राज्य से दूसरे राज्य में एयरपोर्ट के थ्रू नहीं ले जा सकता, इवन सड़क के माध्यम से भी नहीं ले जा सकता। विधायक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लोग नहीं जानते हैं, वो एक चेहरा है, चुनाव जीत कर आए हैं, ये सब नहीं है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। सरकार अल्पमत में जा चुकी है और सरकार के मुखिया को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कितना भी इमोशनल अपील, ब्लैकमेल जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो आज कारगर और कामयाब नहीं है। आपको सम्मान के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बेहतर जो तरीका है इस समय वही है, वरना जो है सम्मान, जो बाला साहेब ठाकरे को इस पूरे देश में कोई उनके साथी हो या विपक्षी हो, उनको कोई गलत नहीं कह सकता था। सोचिए एक आदमी ने 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने के लालच में उस परिवार और उस सत्ता और बाला साहेब ठाकरे के नाम के साथ क्या किया। एक शिवसैनिक छोड़िए, एक कांग्रेस वाला नेता भी उनके साथ गलत शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आज इनके लिए क्या क्या हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। देश में आपके पिता ने आइडियोलॉजी बनने में 100 साल लगते हैं, 100 साल लगे, संघ को 100 साल होने में 3 साल बाकी हैं, अभी 97 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि कल कोई कल का आया हुआ आदमी इस आइडियोलॉजी को बदल के चेंज करने की कोशिश करेगा तो कर पाएगा? आइडियोलॉजी, विचारधारा, सब कुछ बनाने में समय लगता है। पिता ने इतना लंबा समय लगाया, बेटे ने 2.5 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उनके लिए ग्रेसफुल स्टेप बस यही है कि वो इस्तीफा दे दें। कुछ ईश्वरवादी लोगों का कहना है कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह लगाएंगे उनको उनके साथ ऐसा ही होगा, वो इसे भगवान के श्राप से ना। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। मैं नहीं, इस देश के 40 करोड़ लोग इस बात को मानते होंगे। आप देखिए ना, जो राम का विरोध करते थे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया इस देश में आज। कांग्रेस जिसने राम सेतु से लेकर राम मंदिर को रोका, आज वो कहीं पिक्चर में ही नहीं रह गए हैं। कहानी 2 डिजिट में पहुंच गई है, 50 से कम सीटें पर पहुंच गए हैं। अध्यक्ष उनके ईडी के चक्कर लगा रहे हैं सुबह शाम, और क्या क्या नहीं हो रहा। तो जिसने राम के अस्तित्व को नकारा या चैलेंज किया, उसका हाल ये है। उसी परिदृश्य की अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ से, आप महाराष्ट्र में वीर शिवाजी की धरती पर होकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? आप वीर शिवाजी की धरती पर होकर औरंगजेब को जो हीरो मान रहे हैं, उनसे राज्यसभा में समर्थन ले रहे हैं? ये तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, और यही हो रहा है। जनता नहीं चाहती इनको। आज चुनाव करा कर देख लीजिए। मैं कहता हूं अगर विधानसभा भंग होती है, चुनाव होता है, 10% शहर में भी नहीं रह जाएंगे। शिव सैनिकों ने, शिवसेना को लोगों ने वोट दिया था हिंदुत्व के नाम पर, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। उस सब से हटकर अगर आप चले गए तो फिर आपका तो कोई काम ही नहीं रह गया। शिंदे जी का कहना कितना ठीक मानते हैं? शिंदे जी कह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन कर ले शिवसेना तो मैं तैयार। मेरा मानना है कि शायद अब ऐसा उद्धव ठाकरे जी करेंगे नहीं। उनकी बात में शायद दम है या चीज़ें सही हैं, क्योंकि एक शिवसैनिक का मानना यही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए 26 साल पुराने अलाय को तोड़ दिया, वो फिर से वहीं, वो गए ही बाहर मुख्यमंत्री बनने थे और कुछ चाहिए ही नहीं था उनको। कुछ और चाहिए होता तो शायद बातें हो जाती ना। तो जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए ही गया था, वो आज मुख्यमंत्री का पद छोड़कर बीजेपी को क्यों देंगे? जो तब चले गए वो अब क्यों देंगे? संभव नहीं है। ये सब हाइपोथेटिकली तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी मुझे नहीं लगता इस बात को मानेंगे। अच्छा, उद्धव सरकार का एक कहना हो रहा है, उद्धव जी का कहना है एक और है। वो कह रहे हैं कि एक ना तो शिंदे जी मेरे सामने आके बोले, वो बीजेपी के बहकावे में आके ये सब कुछ, ताकि तुम पकड़ के उनका घर तोड़ दो, जैसे कंगना रनौत का तोड़ दिया था। ताकि 100 पुलिस वालों की तरह जैसे अर्नब को जेल ले जाकर डाल दिया था, ऐसे कर दो। ताकि एनआरकी वाला माहौल बन जाए, ताकि आप उनको प्रेशर में ले लें, ताकि उनको दबा लें। सांगली में मिराज के एक विधायक हैं, उनका घर अभी पिछले दिनों, अभी आज ही शाम को जो है शत विशत कर दिया गया। उस पर पत्थरबाजी हुई, बीजेपी के विधायक हैं, कार्यालय पर पत्थरबाजी हुई। तो क्या ये चाहते हैं आप? नहीं। जब वो थे आपके सामने 2.5 साल, तब कौन सा आपने उनको खुश रख लिया? आप तब खुश रख लेते तो ऐसी नौबत ही ना आती। तो क्या लगता है आपको कि उद्धव इस्तीफा देंगे? देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा हो चुका है, मानकर चलिए, ऑफिशियल अनाउंस होना बाकी है। और आदमी जो है एक तरीके से चीज़ों को ख़त्म होने से पहले हर वो प्रयास करना चाहता है जो वो कर सके। लेकिन आप समझ लीजिए, मैं परसों से लगातार टीवी चैनल्स पर कहता आ रहा हूँ कि उद्धव जी की सरकार गिर चुकी है। प्रॉज एंड कॉन्स अलग बात हो गई, लेकिन आज के समय में सरकार नहीं है उनकी। वो अलग बात है कि कितना समय मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना टाइम बाय कर पाएंगे, कोरोना से ग्रसित हुए तो वो नहीं, शाम को पता चला नहीं है, तमाम वो चीज़ें हैं। 1-2 दिन 4 दिन जो भी ड्रामा चल सकता है चलेगा, लेकिन सरकार अभी राज्य में नहीं है। सरकार अल्पमत में जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि पालघर की घटना हो या राणा दंपत्ति की घटना हो या अजान हनुमान चालीसा वर्सेस हो, इसमें किस तरीके से भूमिका देखते हैं आज जो ये सरकार गिरने की स्थिति में? सरकार गिरने की स्थिति में विधायकों की वजह से है। विधायक जनता के बीच में रहते हैं, 2.5 साल बाद उनको चुनाव में जाना है। जिस चीज़ों पर वो मैंडेट लेकर आए थे, जिन चीज़ों के लिए वो आए थे,
वो तमाम चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही हैं, आप बताइए। तो जाहिर है विधायक तो नहीं रुकेंगे वहाँ पर। आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ आप अलग से कर रहे हो। आप एक्सट्रीम राइट थे, एक्सट्रीम लेफ्ट में आप पहुँच गए, कहीं बीच में ही कोई स्थिति मेंटेन कर लेते तो शायद जनता को लगता, शायद आपके वोटर्स को लगता कि आप कुछ कर रहे हैं। उनके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने मदद की, शिवसेना जिन्होंने बनाई और यहाँ तक पहुँचाई, एकनाथ शिंदे जी बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीब ही रहे हैं। तो ये आप नहीं कर सकते ना। आप सत्ता के लालच में बहुत ही कम समय में इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। आपने की, आपको उसका रेपरकशन भुगतना पड़ा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस राज्य में ठाकरे परिवार, बाला साहेब ठाकरे की बात को कोई इधर से उधर नहीं कर सकता था, आज उनका सबसे करीबी व्यक्ति इतनी दूर खड़ा है, वो कर्मों की वजह से। क्योंकि आपने विचारधारा बदल ली। विचारधारा कोई एक दिन की चीज़ नहीं होती कि आप आज बदल के इधर से कल उधर चले जाओ, संभव नहीं है ये सब। तो सर किस तरीके से देखते हैं कि इमोशनल कार्ड जो इस वक्त खेला जा रहा है उद्धव जी की तरफ से कितना कारगर साबित होगा? शिवसैनिकों के इमोशन शिवसेना के लिए हैं। शिवसेना हिंदुत्व पर बना हुआ संगठन है। हिंदुत्व की जगह इकट्ठे हुए लोग ही शिवसैनिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुत्व के लिए इकट्ठे हुए लोग ही शिवसैनिक थे। तो अब बाला साहेब ठाकरे नहीं हैं इस दुनिया में और उद्धव ठाकरे साहब ने ये सारी चीज़ें की हैं, तो जाहिर है अब उनके साथ तो लोग नहीं हैं। एकनाथ शिंदे जी जो बाला साहेब ठाकरे की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जाहिर है लोग उनके साथ होंगे। आप कितना भी इमोशनल कार्ड कर लीजिए, वो ज़्यादा दिन चलना संभव नहीं है।